हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पी टाइप पंप्स। फ्रेंड्स, जो ये पी टाइप पंप है ये एक टाइप का ट्रांसपोर्टर है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और ये इसके फर्दर टाइप्स है जैसे कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, कैल्शियम आयन पंप, प्रोटॉन आयन पंप। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को पढ़ेंगे कि भाई क्या है, क्या चीज़ है ये। फिर हम इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, मतलब कि कैसे ये पंप जो है 3 सोडियम आयन को इफ्लक्स करता है और 2 पोटेशियम आयन को इनफ्लक्स करता है। वो चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम इसका फंक्शन देखेंगे। उसके बाद हम कैल्शियम आयन पंप के बारे में देखेंगे और लास्ट में प्रोटॉन पंप के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स, पी टाइप पंप मतलब पी स्टैंड फॉर फॉस्फोराइलेशन। फ्रेंड्स, जो ये पंप है ये फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होता है। ये फॉस्फोराइलेशन करता है एस्पार्टेट रेजिड्यूज में। एस्पार्टेट एक एमिनो एसिड है। इस रेजिड्यूज में ये फॉस्फोराइलेशन करता है और वहां से जो है एक्टिवेट हो जाता है ये पंप। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये पंप जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में, न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन में, मोस्टली उनमें ही पाया जाता है। और इस पंप की जो मेन खासियत ये है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं और जो उससे हमें एनर्जी मिल रही है और जो टोटल एनर्जी है उस एनर्जी में से जो नॉर्मल सेल में है, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला पंप को एक्टिवेट करने के लिए 20% एनर्जी यूज होती है। फ्रेंड्स, माइंड द लैंग्वेज, 20% एनर्जी बहुत होती है। वो एनर्जी टोटली इस पंप को एक्टिवेट करने के लिए होती है। और यहाँ तक कि जो न्यूरॉन सेल होते हैं ना, न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले इस टाइप के पंप को एक्टिवेट करने के लिए 66% एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप सोच रहे होंगे, अगर 66% एनर्जी इस पंप को एक्टिवेट करने के लिए लगती है तो इसका मतलब कि ये पंप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका ये जो पंप है ये रेस्टिंग पोटेंशियल में हेल्पफुल करता है, मतलब कि पोलराइजेशन मेंटेन करता है। पोलराइजेशन मतलब कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये सेल है, सेल के जो बाहर बाहर है वो पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहना बहुत जरूरी है और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन रखता है। इसका क्या बेनिफिट है, क्या होता है, वो मैं आपको जब इसका फंक्शन बताऊंगा तो आपको तब आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस पंप की जो है वो खासियत है। तो अब मैं जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अल्फा अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और ये गामा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये क्या चीज है, ये एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सेल मेम्ब्रेन जो बाइलेयर होती है, ऊपर जो है हाइड्रोफिलिक हेड है और नीचे वाला हाइड्रोफोबिक टेल है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये कंसेप्ट जानना है कि क्या चीज है तो मैं इससे पहले वाली वीडियो बनाया हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। मैं वहाँ पे ये चीज बता चुका हूँ, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर द 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आता है। अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी, मैं उस वीडियो का लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा, सजेशन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज आप वो वीडियो पहले देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन दिखाया है और सेल मेम्ब्रेन में ये मैंने यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का फंक्शन दिखाया है। एटीपीएस मतलब कि इसके पास अपना एटीपी भी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो अल्फा सब यूनिट है एक लार्जेस्ट सब यूनिट है, आप देख रहे हो यहाँ पे लार्जेस्ट सब यूनिट है, बीटा और गामा से बड़ा सब यूनिट है ये। और इसके पास एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मतलब कि ये इसके पास एटीपी होता है और एटीपी एक डोनर की तरह काम करता है, फॉस्फेट डोनर की तरह ये काम करता है। ठीक है, और मेन काम ये है कि जो ये अल्फा सब यूनिट है ना, इसके पास 10 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। 10 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, मतलब कि मानो कि ये सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, तो ये इस तरह से 10 बार जो सेल को जो क्या बोलते हैं इंटरेक्ट कर सकता है। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अल्फा सब यूनिट के पास। और फ्रेंड्स,
ये अल्फा सब यूनिट है जिसके पास एस्पार्टेट रेजिड्यूज भी पाया जाता है, एस्पार्टेट रेजिड्यूज। ठीक है, मतलब कि फॉस्फोराइलेशन भी इसी अल्फा सब यूनिट पे होती है, और ये इस अल्फा सब यूनिट जो है वो मेजर रोल रहता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, इसको हम अदर लैंग्वेज में बोले तो ये जो है कैटालिटिक सब यूनिट है। कैसा है? कैटालिटिक सब यूनिट। ठीक है, मतलब ये कैटालिसिस मतलब कि एक्टिवेट कर जो है यही सब यूनिट जो एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आया ये बीटा सब यूनिट, ये इससे छोटा है, गामा से बड़ा है। बीटा सब यूनिट, इसके पास वो सिर्फ सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि इसके पास जो है वो पोटेशियम आयन बाइंडिंग साइट होती है। कौन सी? पोटेशियम आयन बाइंडिंग साइट। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका जो इसका मेन चीज है बीटा सब यूनिट का, वो ये है कि भाई ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को। ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब आया लास्ट गामा सब यूनिट और स्मॉलेस्ट सब यूनिट, इसके पास भी सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। और फ्रेंड्स, अभी तक गामा सब यूनिट का फंक्शन जो है वो अननोन है, किसी को भी पता नहीं है, अभी इसका रिसर्च जो है वो नहीं हुई है इस सब यूनिट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था स्ट्रक्चर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो 3 सोडियम आयन को इफ्लक्स करता है और 2 पोटेशियम आयन को इनफ्लक्स करता है। अब हम देखते हैं वो कैसे करता है। देखो देखो, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। ठीक है, एटीपीएस मतलब कि उसके पास अपना एटीपी है उस पर। जब उस पर एटीपी है तो क्या होगा, उस टाइम जो सोडियम आयन की एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये साइन जो इंक्रीज का है, उस टाइम क्या होगी, सोडियम आयन की एफिनिटी ज्यादा होगी जब उसके पास एटीपी होगा और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा, अभी कोई भी फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये पंप एक्टिवेट होगा और मतलब कि फर्स्ट पंपिंग साइकिल होगी, मतलब कि फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और ये पंप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि सोडियम आयन की एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी और पोटेशियम आयन की एफिनिटी बढ़ जाएगी। देखो, फर्स्ट पंपिंग साइकिल हुई, आप लोग यहाँ पे इसने पंप कर दिए 3 सोडियम आयन को आउटसाइड इफ्लक्स कर दिया, पंप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई ना। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुई वैसे ही सोडियम आयन की एफिनिटी कम हो गई और इसने जो इफ्लक्स कर दिया, बाहर फेंक दिया, और फॉस्फोराइलेटेड पंप की एफिनिटी जो है पोटेशियम आयन के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है और वैसे ही पोटेशियम आयन जो है बाइंड हो जाता है। अब जैसे ही पोटेशियम आयन बाइंड हो गया, फिर क्या होगा कि डीफॉस्फोराइलेशन होगा, और जब डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो पोटेशियम आयन की एफिनिटी कम हो जाएगी, उसको जो है इन्फ्लक्स कर देगा, वो सेल के अंदर फेंक देगा पोटेशियम आयन को, और डीफॉस्फोराइलेशन फॉर्म में सोडियम आयन की एफिनिटी बढ़ जाएगी। और फिर ये साइकिल जो रिपीट होगी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितनी बार पंप एक्टिवेट होगा उस तरह से उतनी बार ऐसी ही साइकिल चलेगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूँ कि सिंपल, जिससे आपको याद रह सके। आपने ध्यान रखना है, अगर तो पंप फॉस्फोराइलेटेड हो, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम आयन की एफिनिटी कम होगी और पोटेशियम आयन की एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर पंप जो है वो डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा, मतलब कि फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई होगी, तो पोटेशियम आयन की एफिनिटी ज्यादा होगी और सोडियम आयन की एफिनिटी ज्यादा होगी और पोटेशियम आयन की एफिनिटी कम होगी। तो फ्रेंड्स, ये था इसका जो है एक्शन, कैसे ये काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसका फंक्शन। फ्रेंड्स, इसका पहला फंक्शन है कि जो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये पोलराइजेशन को मेंटेन करता है, मतलब कि चार्ज को, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और सेकंड थिंग है कि ये सेल वॉल्यूम और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ऑस्मोलरिटी ये क्या चीज होती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, सेल है। जब हम फूड को इनटेक करते हैं, अल्टीमेटली जब ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैं थोड़ा और मैग्नीफाई करता हूँ, सेल मेम्ब्रेन को दिखाता हूँ ओनली। यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और बाहर से क्या हुआ, जो भी है ग्लूकोज
और इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि आयंस वगैरह जितने भी हो गए, जब ग्लूकोज अंदर आएगा सेल के अंदर तो सारे आयंस भी अंदर आएंगे। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एंड और जो भी है वो भी अंदर आएंगे। ये क्या है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब ग्लूकोज आयंस सब कुछ अंदर आ जाएंगे तो अंदर कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, हाइपरटोनिक, और बाहर कैसा रह जाएगा, हाइपोटोनिक। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है हाइपरटोनिक मतलब कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन कम, और हाइपो मतलब कि लो। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, और हाइपर मतलब कि हाई। ठीक है, तो क्या होगा जब ऐसा होगा कि अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और वाटर कम होगा, तो बाहर से वाटर क्या होगा, अंदर आएगा। ठीक है, जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो भी अंदर आएगा। अब क्या होगा, एक तो ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूट अंदर आ चुके हैं, अब जब बाहर से सॉल्वेंट भी अंदर आ रहा है तो सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस या फिर लिसिस, मतलब कि सेल जो वर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल का। ठीक है, अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इनहिबिट होगा तब बोल रहा हूं मैं, तो इसलिए सोडियम पोटेशियम एटीपीएस मानो अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो एक्टिवेट है। क्या करेगा, जो ये आयंस अंदर आए, जो आयंस ये अंदर आए ग्लूकोज के साथ, वो आयंस यहाँ से बाहर जाएंगे। फ्री सोडियम आयन मतलब ज्यादा सोडियम आयन बाहर जाएंगे, कम जो है वो अंदर आएंगे। उससे क्या होगा, जब ग्लूकोज के साथ आयन अंदर आ रहे हैं तो वो आयन यहाँ से बाहर भी तो जा रहे हैं, जब ये पंप जो है एक्टिवेट रहता है। इसलिए इसका मेन फंक्शन है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का। कुछ इनहिबिटर होते हैं जो इस पंप को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि आपने अगर सुना होगा एक उआबेन नाम की ड्रग होती है, एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है ये ड्रग उआबेन। ये क्या करता है कि ये इस पंप को इनहिबिट करता है। अगर ये पंप इनहिबिट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कैल्शियम आयन पंप के बारे में। तो फ्रेंड्स जो कैल्शियम आयन पंप है ये एक्सप्रेस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और इसको ही हम मसल सेल्स में बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी जो पंप है ये एक्टिवेट होता है फॉस्फोराइलेशन से, जब एस्पार्टेट रेजिड्यूज में फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसका फंक्शन है कि ये दो कैल्शियम आयन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो लास्ट पंप है पी टाइप पंप का वो है प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेस होता है लाइसोसोम में और लेट एंडोसोम में। अब क्या होता है, ये भी ऐसे ही है, एक्टिवेट होता है फॉस्फोराइलेशन से और एस्पार्टेट रेजिड्यू से एक्टिवेट होता है ये भी। और ये मेंटेन ये क्या करता है कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ाता है लाइसोसोम में, उसमें जो है पीएच जो एसिडिक मेंटेन करता है। ये पंप क्या करता है, लाइसोसोम में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है ताकि उसका पीएच कैसा रहे, एसिडिक रहे, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ लाइसोसोम। अगर ये एनवायरनमेंट एसिडिक रहेगा तो बहुत ही क्रूशियल होता है लाइसोसोम के लिए, क्योंकि लाइसोसोम में जो भी वेस्ट मटेरियल आता है वो यहाँ पे जो डिग्रेड हो जाता है ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट्स। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ पी टाइप पंप्स। तो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।